ओके, तो ये पता कैसे चलता है कि आपने बताया कि कम एज में भी होता है कि एज के बाद भी होता है? जैसे हम लोगों ने तो ज़्यादातर सुना है कि एक बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा होता है, ठीक है, हमने ये आसपास भी सुना है। तो आपने जैसे फर्स्ट टाइम मैंने सुना है आपसे कि बच्चों में भी होता है। फिर जो केसेस मैंने बताया कि जो कोई स्टीरॉइड्स है, कोई अस्थमा की प्रॉब्लम है किसी को, या कोई किसी को ऑटोइम्यून डिसीज़ है, कोई वैसे ही हम यूजुअली क्या करते हैं, हम बाहर से दवाई लेके डालना स्टार्ट कर देते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। तो यूजुअली जो बाहर से ओवर द काउंटर ड्रग्स मिलते हैं वो स्टीरॉइड्स होते हैं। जैसे जिनके लेंस पे होते हैं या स्पेक्स लगते हैं तो एक नंबर पे लगते हैं, ठीक है, उनके नंबर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ठीक है। तो उस केसेस में है कि एक नंबर का भी डिसाइड है कि इस नंबर के बाद मोतियाबिंद के चांसेस हो सकते हैं। आए तब भी, अगर नहीं नंबर भी नहीं है तो भी मोतियाबिंद आएगा ही, बिकॉज वो एक एजिंग प्रोसेस है, वो आना ही है, एक एज के बाद जाके वो आना ही है। ओके, तो लोग ज़्यादातर फ़ोन यूज़ करते हैं आजकल कि रील स्क्रॉल करते हैं या स्क्रीन पे बैठ के अपना काम करते हैं, ठीक है, ऑफिस का, तो उसकी वजह से मोतियाबिंद होने के चांसेस है। तो स्क्रीन टाइम के लिए हम एक रूल बोलते हैं फॉलो करने को। सारे जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका बहुत एक्सेसिवली हाई स्क्रीन टाइम है, उनको हम 20-20-20 का रूल बोलते हैं। तो जैसे अगर मोतियाबिंद हो गया है तो ये मेडिसिन वगैरह से ठीक हो सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है द वाइट कोट टॉक्स में, जहां हम बात करने वाले हैं कुछ हेल्थ केयर इश्यूज के बारे में। एक ऐसा ही एक टॉपिक है जिसका नाम है कैटरेक्ट, जिसको हिंदी में मोतियाबिंद भी बोलते हैं। मेरा नाम अनुज है और हमारे साथ हैं एक हाईली एक्सपीरियंस आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवानी सिंगला, जो कि गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हैं। स्वागत है द वाइट कोट टॉक्स में मैम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे कि आपकी क्या जर्नी रही है और आप किस टाइप के पेशेंट से डील करती हैं, थोड़ा अपने बारे में बताएंगे। Hi, I'm Dr. Avani Singla. I'm an eye specialist. I had been working with as an HOD at Canvin Arogya Dham. I have an experience of more than 12 years in the same field. More than 10,000 surgeries I have already done of cataract. Cataract एक ऐसी बीमारी है जो कि preventable cause of blindness है और जो कि हम सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट के बारे में। मोतियाबिंद हमारी आंख में एक ऐसा पार्ट होता है जो कि लेंस के नाम से होता है, और लेंस एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है हमारी आई का। और जब वो लेंस किसी कारण से अपनी ट्रांसपेरेंसी लूज कर जाता है, मतलब उसमें क्लाउडीनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, उसको हम मोतियाबिंद कहते हैं। तो यूजुअली ये होता है एज रिलेटेड, बट ये हम बच्चों में भी देख सकते हैं, कुछ डायबिटिक्स में भी देखते हैं, कुछ पेशेंट्स जो स्टीरॉइड्स पे होते हैं, या ऑलरेडी पेशेंट्स कुछ आई इन्फेक्शंस जो आई में चल रहे होते हैं, उसके कारण भी ये जो क्लाउडीनेस ये डेवलप हो जाती है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक, जैसे किसी को अगर चोट लगी है तो उसके कारण भी मोतियाबिंद बन सकता है। मल्टीपल रीजंस होते हैं मोतियाबिंद बनने के, और किसी भी एज ग्रुप में ये देख सकते हैं। तो ये पता कैसे चलता है कि आपने बताया कि कम एज में भी होता है कि एज के बाद भी होता है? जैसे हम लोगों ने तो ज़्यादातर सुना है कि एक बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा होता है, ठीक है, हमने ये आसपास भी सुना है। तो आपने जैसे फर्स्ट टाइम मैंने सुना है आपसे कि बच्चों में भी होता है। हाँ, वो कंजेनाइटल कैटरेक्ट होता है, वो बच्चे पैदा ही क्योंकि कुछ डिसेबिलिटीज या कुछ सिंड्रोम्स के साथ पैदा होते हैं, जिसके कारण कि बच्चों में कंजेनाइटल कैटरेक्ट्स होते हैं। तो डेवलपमेंटल कैटरेक्ट्स भी होते हैं जो कि कुछ एज के बाद जाके बच्चों में बन सकते हैं। फिर जो केसेस मैंने बताया कि जो कोई स्टीरॉइड्स है, कोई अस्थमा की प्रॉब्लम है किसी को, या कोई किसी को ऑटोइम्यून डिसीज़ है, कोई वैसे ही हम यूजुअली क्या करते हैं, हम बाहर से दवाई लेके डालना स्टार्ट कर देते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। तो यूजुअली जो बाहर से ओवर द काउंटर ड्रग्स मिलते हैं वो स्टीरॉइड्स होते हैं। तो वो स्टीरॉइड अगर लॉन्ग टर्म, या हम कोई देसी दवाइयाँ यूज करते हैं, हमें नहीं पता उसमें क्या है, तो मैक्सिमम केसेस में वो स्टीरॉइड्स दे रहे होते हैं, जिसके कारण की मोतियाबिंद बनने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर डायबिटिक्स है, कुछ लोग वो उनमें कॉमन होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनमें ही बनेगा, बट ये है उनमें चांसेस मोतियाबिंद अर्ली बनने के बहुत हाई रहते हैं। जैसे आपने बताया कि ये मतलब स्टेरॉइड वगैरह ले लेते हैं या कुछ मेडिसिन वगैरह से ये चीज़ें होने लगती हैं, या खुद ट्रीट करते हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होने। तो इसके जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसके सिम्टम कैसे पता लगते हैं कि हमें मोतियाबिंद होने वाला है, तो इसका कैसे पता चलता है कि मुझे होने वाला है? वैसे होना ऐसा नहीं है, हमें पता ऐसे लगता है कि इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं कि हमें ब्लर हो सकता है, ब्लरिंग हो सकती है। देखो, ब्लरिंग के बहुत कारण हो सकते हैं, बट वन ऑफ द रीजंस आर कि आपको मोतियाबिंद आ सकता है। यूजुअली अराउंड द एज ऑफ 40s हमारी बॉडी में और हमारी
फुल बॉडी में ही चेंजेस स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं, जो कि एक एजिंग प्रोसेस के होते हैं। ओके। तो ऐसे ही हमारी आंख में भी कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, लेंस में चेंजेस आते हैं, जिसके कारण कि नियरिंग 40 या पोस्ट 40 हमारी वो चेंजेस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जो कि कैटरेक्ट के रूप में हमें दिखाई देते हैं, जिसमें हमें आंख में ब्लरिंग भी हो सकती है, नंबर बार बार चेंज भी हो सकता है, कुछ जैसे लाइटें फैलती हैं, पेशेंट्स आते हैं कि हमें ड्राइविंग करते हुए लाइटें फैलती हैं आंख में आगे, तो वो एक मोतियाबिंद का वो हो सकता है, सिम्टम हो सकता है। ओके। तो बेसिकली विजन में जो मोतियाबिंद होता है वो हमारी डिस्टेंट विजन को, कई लोग आते हैं हमारे पास जो कि कहते हैं कि मेरी नजदीक की नजर कम होने लगी, क्या मुझे मोतियाबिंद तो नहीं है? मोतियाबिंद आपकी डिस्टेंट विजन को इफेक्ट करता है। जो नजदीक की विजन होती है वो अगेन एक एजिंग प्रोसेस होता है, जो कि जो स्पेक्स के साथ ठीक हो जाता है। ओके। जैसे जिनके लेंस डलते हैं या स्पेक्स लगते हैं तो एक नंबर पे लगते हैं, ठीक है, उनके नंबर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ठीक है, तो उस केसेस में है कि एक नंबर का भी डिसाइड है कि इस नंबर के बाद मोतियाबिंद के चांसेस हो सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बट हाँ उनमें कॉमन होता है, या हाई हाइपरमेट्रोपिक्स या हाई मायोपिक्स में हमारा मोतियाबिंद आना जल्दी आना एक मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि अगर उनको ज्यादा नंबर है तो उनको मोतियाबिंद आएगा ही आएगा। ओके ओके। आए तब भी, अगर नहीं नंबर भी नहीं है तो भी मोतियाबिंद आएगा ही, बिकॉज वो एक एजिंग प्रोसेस है, वो आना ही है, एक एज के बाद जाके वो आना ही है। ओके। तो जैसे अगर मोतियाबिंद हो गया है तो ये मेडिसिन वगैरह से ठीक हो सकता है? नहीं, मेडिसिन्स अनफॉर्चुनेटली मेडिसिन्स नहीं है मोतियाबिंद के लिए। अच्छा। हम बहुत पेशेंट्स आते हैं कि हमारे मेडिसिन से ही ठीक कर दो, हम सर्जरी नहीं कराना चाहते। ओके। बट अभी तक हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट में ये पॉसिबल नहीं है। ओके। इसके लिए सर्जरी ही होती है, और सर्जरी में भी हम जो कि नॉर्मल नेचुरल लेंस है आई का, जिसमें क्लाउडीनेस आनी स्टार्ट हो गई है, उसको हम रिप्लेस करके एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट डाल देते हैं उसी के जैसा। ओके ओके। जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और जो वापस जो फंक्शन होता है एक लेंस का वो प्रोवाइड करता है। ओके। सो इसमें भी जैसे मोतियाबिंद में भी टाइप होते हैं कुछ, कि कितने टाइप का होता है? जैसे मैंने सुना था कि ब्लैक और वाइट में भी होता है। हाँ बिल्कुल, मोतियाबिंद ब्लैक, जो मोतियाबिंद हम सुनते हैं कि काला मोतिया हो गया किसी को, वो होता है ग्लूकोमा। ओके। वो एक टोटल डिफरेंट एंटिटी है। ओके। वो कैटरेक्ट नहीं होता। कैटरेक्ट होता है सफेद मोतिया। ओके। और सफेद मोतिया लेकिन बहुत तरह का हो सकता है, वो आपके डॉक्टर को ही पता लगता है कि वो किस स्टेज पे है वो मोतिया, किस तरह का मोतिया है। वाइट जो हम कैटरेक्ट बोलते हैं, कैटरेक्ट भी बहुत तरह का होता है, वो न्यूक्लियर कैटरेक्ट हो सकता है, कैप्सुलर कैटरेक्ट हो सकता है, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट। ओके। सो अगर जैसे मोतियाबिंद हो गया तो उसका ट्रीटमेंट का क्या प्रोसेस है? कभी जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, सबसे पहले तो हम कुछ उसके इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। कुछ वायरल मार्कर्स होते हैं जो हमें करवाने पड़ते हैं, और कुछ आई के टेस्ट होते हैं जो कि हम रन करते हैं स्टेटस देखने के लिए कि अपार्ट फ्रॉम मोतियाबिंद उनको और कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ओके। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चीजें होती है आई में जो कि विजन इफेक्ट कर रही होती है, तो हमें जस्ट टू एक्सक्लूड कि हमें और कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कि मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है, तो हम कुछ टेस्ट रन करते हैं। उन टेस्ट के बाद हम फिर फाइनलाइज करते हैं, यस पेशेंट नीड्स अ कैटरेक्ट सर्जरी। ओके। कैटरेक्ट सर्जरी एक बहुत तरह की होती है। कैटरेक्ट सर्जरी में हमारी लेजर जो कि हम अभी करते हैं, लेजर हमारी जो लेटेस्ट है वो है फेमटो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी। तो डिपेंड करता है, फेको एमल्सिफिकेशन जो बहुत सालों से चली आ रही है कैटरेक्ट सर्जरी, उसको भी एक लेमैन टर्म में हम लेजर सर्जरी ही बोलते हैं। वो हमारी जो लेटेस्ट है वो हम करते हैं। कई पेशेंट्स में हमें जिसमें हमें लगता है कि हमें इंजेक्शन लगाने की जरूरत है, उनमें हम इंजेक्शन लगा के करते हैं, नहीं तो हम मैक्सिमम केसेस में हमें बिना इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप्स के साथ ही हम उनको पूरा का पूरा सर्जरी कर देते हैं, ऑपरेट कर देते हैं। और उसी सर्जरी में हम लेंस एक्सप्लांट करके उनका एक आर्टिफिशियल लेंस हम इम्प्लांट कर देते हैं। हाँ, सो मैम जैसे आपने बताया मुझे, तो इसमें क्या ये लेंस लाइफ टाइम रहता है या ये बाद में जाके कोई प्रॉब्लम कुछ आने लगती है इसमें?
नहीं, लेंस जो है वो एक ही बारी डलता है, बार बार नहीं डलता। ओके। डेफिनेटली अगर जैसे पेशेंट हमारे पास बहुत अर्ली स्टेज में आता है, कि अर्ली स्टेज मतलब अगर उसका ग्रेडिंग बहुत अर्ली है, बहुत सॉफ्ट कैटरेक्ट है, तो उनमें प्रोग्नोसिस ऑफ सर्जरी एंड प्रोग्नोसिस ऑफ विजन बहुत अच्छे रहते हैं। बट एनी हाउ अगर पेशेंट हमें बहुत लेट स्टेज में आता है, लेट स्टेज मतलब उसका अगर विजन जो है फिंगर काउंट रह गई है या सिर्फ उसको लाइट दिख रही है, तो वो इसका मतलब लेट स्टेज है। उसमें हमारे को और भी बहुत चीजें देखने को मिलती है। विद हार्ड कैटरेक्ट हमारे पास और भी चीजें होती हैं जो कि हम पॉसिबली वहां पे मिल सकती हैं। तो इन दैट केस हमें फिर जो आप ये परमानेंट बोल रहे हो ना कि एक ही बार होता है, इन दैट केस हमें वो कॉम्प्लिकेशन के रेट बढ़ जाते हैं इन दोस केसेस। तभी बोला जाता है कि अर्ली सर्जरी करवानी चाहिए, टाइमली सर्जरी करानी चाहिए, उसको लेट नहीं करना चाहिए, या बहुत पकने नहीं देना चाहिए, बिकॉज वो कॉम्प्लिकेशन रेट और ज्यादा हो जाता है। हाँ, ज्यादा हो जाता है। इन दैट केस हमें लेंस एक्सचेंज या अलग से लेंस इम्प्लांट्स या फिक्स लेंसेज आते हैं, उन पे जाने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज इन अ नॉर्मल केस ये एक ही टाइम का प्रोसेस है। सो मैम, जैसे आपने पूरा ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, पूरा प्रोसेस बताया, तो मुझे ये जानना था कि चलो अब ट्रीटमेंट हो गया उसका मोतियाबिंद का, ठीक है, तो अब इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अब मोतियाबिंद हो गया तो हमें मतलब ग्लास लगा के रखने चाहिए, ठीक है, और इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। अच्छा, हाँ, ऐसा है, जब भी हम सर्जरी करते हैं हम कुछ एडवाइस पेशेंट को करते हैं पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी, जिसमें कि पेशेंट ने काला चश्मा अपना लगाना होता है, बट जरूरी नहीं है वो सारा टाइम लगा के बैठे। पेशेंट काला चश्मा अपना उतार भी सकता है, बट हाँ, कहीं काला चश्मे का एक ही मकसद होता है कि वो प्रोटेक्शन रखता है आंख में, और कोई उसमें उसका रोल नहीं होता। हाँ, बिकॉज हमारी इनिशियली अभी सर्जरी हुई होती है तो पेशेंट को फोटोफोबिया होता है। फोटोफोबिया मतलब उसको लाइट्स थोड़ी लगती हैं तो थोड़ा पेन स्टार्ट हो सकता है। जस्ट टू अवॉइड दैट हम काला चश्मा देते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं होता। पेशेंट कहते हैं हम सोते हुए भी उतारे कि नहीं उतारे, तो ऐसा नहीं है, अब काला चश्मा उतार सकते हैं। ठीक है, काला चश्मे का रोल उनको पता होना चाहिए, काला चश्मा में कब लगाना है। अंदर बाहर आना जाने की कुछ आंख में पड़ ना जाए, छोटा बच्चा है घर पे तो वो आंख में कुछ मार ना दे, तो उसका पर्पस ये होता है काले चश्मे का। फिर हमारा हम बोलते हैं कि आंख में पानी नहीं डालना, बिकॉज अभी सर्जरी हुई होती है तो उसको हीलिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसके कारण कि हम पानी और मलना अवॉइड करते हैं। पानी हम महीने तक पेशेंट को बोलते हैं कि आंख में पानी नहीं जाना चाहिए, और आंख में सिर्फ और सिर्फ जो हम मेडिकेशन को देते हैं वो ही जानी चाहिए। और पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप्स का बहुत इम्पोर्टेंट है, रेगुलर फॉलोअप्स पेशेंट अपने सर्जन के साथ करें। अपार्ट फ्रॉम दिस हम डाइट में कुछ भी ले सकते हैं, कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है, कोई स्पेसिफिक, बस ये ध्यान रखना होता है कि डाइट में ऐसा कुछ ना हो जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन हो पेशेंट को या पेशेंट को कफ हो। तो बस इतना ध्यान रखना है, अदरवाइज डाइट में पेशेंट कुछ भी ले सकता है। कफ और आइज से क्या कनेक्टिविटी है? मतलब थोड़ा इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं, तुम्हारा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो जिसके कारण की चांस होते हैं। होता कुछ नहीं है, बट फिर भी चांस भी हम अवॉइड करते हैं कि ऐसा कुछ चांस भी ना हो। तो बाकी पेशेंट पूछते हैं हम कॉम कर सकते हैं, हम शेव कर सकते हैं, या हम ब्रश कर सकते हैं, तो वो पेशेंट सब कुछ कर सकता है, नहा सकता है पेशेंट। गर्दन के नीचे पेशेंट हम एडवाइस, उसमें भी आईज कवर करनी पड़ेगी ना? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, पानी नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना है कि पानी नहीं जाना चाहिए। वो तो पीछे करके सिर्फ धो लो तो पानी नहीं जाएगा, फेस पे स्पॉन्जिंग कर लो पानी नहीं जाएगा, गर्दन के नीचे नहा लो। तो इसके कितने सेशन होते हैं? मतलब अगर जो ट्रीटमेंट हुआ है तो उसका फर्स्ट टाइम इसका ट्रीटमेंट हो गया तो कितने टाइम फॉलो अप लेने, क्या सेशन? हम 1.5 मंथ तक फॉलो अप रखते हैं पेशेंट का। उसके बाद हम 3 मंथली या 6 मंथली देखते हैं। ओके। और इसकी कॉस्ट क्या आती है? मतलब अगर कोई लेना चाहे तो, अगर मतलब लोग ही रहता है माइंड में, कॉस्ट डिपेंड करता है कितना प्रीमियम लेंस आप डलवा रहे हैं। बहुत तरह के लेंसेज होते हैं। आई थिंक लेंसेज का हम एक नया पॉडकास्ट रख सकते हैं। बट लेंसेज एक अपने में ही एक बड़ा टॉपिक है। तो बहुत तरह के लेंसेज होते हैं। प्रीमियम लेंस, जितना प्रीमियम पेशेंट लेंस डलवाना चाहेगा ना, उस पे डिपेंड करता है कि प्राइसिंग क्या रहती है। नहीं तो यूजुअली 15,000 से स्टार्ट होके 1 लाख तक हमारी सर्जरी का प्राइस रहता है। जैसे आपने मोतियाबिंद के बारे में बताया, तो लोग ज्यादातर फोन यूज करते हैं आजकल, के रील स्क्रॉल करते हैं या स्क्रीन पे बैठ के अपना काम करते हैं, ठीक है, ऑफिस का,
तो उसकी वजह से मोतियाबिंद होने के चांसेस है? देखो, स्क्रीन टाइम कभी भी आपको मोतियाबिंद नहीं करेगा, बट स्क्रीन टाइम अगर हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम करते हैं, जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो अनअवॉइडेबल है, उससे और बहुत प्रॉब्लम्स होने के चांस होते हैं आईज में। तो स्क्रीन टाइम के लिए हम एक रूल बोलते हैं फॉलो करने को। सारे जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनका बहुत एक्सेसिवली हाई स्क्रीन टाइम है, उनको हम 20-20-20 का रूल बोलते हैं, जिसमें कि उनको हर 20 मिनट्स बाद मिनिमम ऑफ 20 सेकेंड्स के लिए एक ब्रेक लेना है। जिसमें वो ब्रेक में उन्होंने 20 सेकेंड्स वो ब्रेक करके 20 मीटर्स अवे देखना है, अपनी स्क्रीन से अवे देखना है, ताकि उनका जो वहाँ डिस्टेंस है वो, एक तो स्क्रीन का जो फटीग आ चुकी है मसल्स की, वो ब्रेक हो। वो 20 मीटर्स अवे देखें, कुछ चाहे 5-10 सेकेंड के लिए अपनी आईज क्लोज कर लें, ताकि आप उनको रिलैक्स मिले, या और जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आई की मसल्स हैं उनको थोड़ा मूव करें। बस ये हम जरूर एडवाइस करते हैं, क्योंकि वो एक अनअवॉइडेबल चीज है आपकी स्क्रीन से, बिकॉज दैट इज योर वर्क। तो हम बट ये जरूर करते हैं, और वो पेशेंट को हम मैक्सिमम लुब्रिकेंट थेरेपी पे रखते हैं, क्योंकि इनमें ड्राई आईज होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। अगर जैसे किसी का अगर नंबर बढ़ रहा है, तो उस केस में जैसे अभी स्टार्ट हुआ है उसे कि अब मुझे डॉक्टर को चेकअप कराना पड़ेगा, तो जैसे होम रेमेडीज वगैरह से उनकी चीजें सॉल्व हो सकती हैं? देखो, अगर नंबर किसी का बढ़ रहा है या चेंज हो रहा है, स्टार्ट हुआ है, तो वो जरूरी नहीं है वो मोतियाबिंद है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि आई में आपके हो सकती हैं। आपके नंबर अगर आया है तो आपका किस एज पे आया है, बायोपिक हो, हाइपरमेट्रोपिक है, या प्रेस बायोपिक है वो नंबर, या सिलिंड्रिकल नंबर है, क्योंकि या ऑलरेडी जो नंबर है वो बढ़ रहा है, किस एज पे बढ़ रहा है वो नंबर, और कितना फ्रीक्वेंटली वो बढ़ रहा है। तो हमारे पास नंबर रोकने के भी सिर्फ नंबर मोतियाबिंद से नहीं बढ़ता है, बहुत मल्टीपल चीजें होती हैं जिससे नंबर बढ़ता है। तो हमारे पास नंबर रोकने के भी कुछ ऐसी रेमेडीज हैं, हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हम वो दे सकते हैं। बट पेशेंट को अपना पेशेंट्स जो होते हैं ना, वो यूजुअली ऑप्टिशियन से अपना चेक करा के और अपना आगे नंबर्स चेंज कराते रहते हैं, बट दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। आपको आई स्पेशलिस्ट के पास आना है, बिकॉज आई स्पेशलिस्ट ही एक बेटर जज है ये करने के लिए कि आपका नंबर क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, उसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो वो सब आई स्पेशलिस्ट देखता है। तो आई वुड रिकमेंड कि किसी को भी फर्स्ट टाइमर भी है या अगर बाद में भी नंबर चेंज कराते हैं, तो अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जरूर आके उसके बाद वो ऑप्टिशियन पे जाएं। ओके, नहीं वो बात तो ठीक है आपकी, पर जैसे मोतियाबिंद को साइड में रखते हैं, अगर जैसे उनका नंबर बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो उन्हें कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैं वो पूछना चाहता हूँ, कुछ हेल्प मिल देखो, अगर नंबर बढ़ रहा है तो या नंबर आ रहा है, तो पहली बात तो कि हमें स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम स्क्रीन अपने वर्क प्लेस के अलावा भी हम स्क्रीन टाइम कर रहे हैं, अपना फोन में 2-2 3-3 घंटे लगे हुए हैं, तो वो हमें कम करना पड़ेगा डेफिनेटली। थोड़ी आउटडोर एक्टिविटीज हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। और हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट सप्लीमेंट्स आते हैं कुछ जो कि हमें आई को स्ट्रेंथ देते हैं, तो वो हमें स्टार्ट करने पड़ेंगे। डाइट में क्या क्या चीज ऐड ऑन कर सकते हैं? डाइट में जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सब हमें डाइट में जरूर रखने चाहिए फॉर अ कंप्लीट न्यूट्रिशियस डाइट। ओके डॉक्टर, तो थैंक यू सो मच, हमारी ऑडियंस को काफी हेल्प मिलेगी इससे। और हम ये जो कंटेंट बनाते हैं लोगों की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बनाते हैं, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर उन्हें आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो उससे ट्रीट ना करें, जिससे कि उनको और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप वो स्पेशलिस्ट को दिखाएं जो कि अच्छे से आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। सो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपनी आंखों का भी ध्यान रखें। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। सो थैंक यू।